Good morning, all of you. Class 8, subject Social Studies. Our Past. The book name is Our Past, third, part 1. Chapter 2, From Trade to Territory. हम देख रहे थे ब्रिटिशर्स की एंट्री कैसे इंडिया में हो रही है और इन द नेम एंड बिहाफ ऑफ द बिजनेस ट्रेडिंग और कैसे वो ऑक्यूपेशन की तरफ आ जाते हैं. सो बिफोर वी सी द ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, लेट्स सी द प्लानिंग ऑफ ब्रिटिशर्स एंड व्हाट वाज द रीज़न ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया. क्या रीज़न था कि उन्होंने इंडिया पे ऑक्यूपेशन करने का सोच लिया या इसको ज़बरदस्ती स्लेव बना लिया था. सो रीज़न वॉज दैट इंडिया उस टाइम में, आई टोल्ड यू दैट इंडिया वॉज द गोल्डन बर्ड. ऐसा गोल्डन बर्ड बोला जाता था. गोल्डन बर्ड इसलिए बोला जाता क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, वेल्दी सब कुछ इंडिया में बहुत ज़्यादा था. गोल्ड भी बहुत था, पैसा भी बहुत था, अदर जो एक्सपेंसिव एंशिएंट आइटम्स, स्टैच्यूज़ होते हैं वो सारे भी बहुत थे यहाँ पे. सो इन सब की वजह से क्या था, इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम इंडिया को जो सफ़र करनी पड़ी थी इन्हीं की वजह से करनी पड़ी थी. इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ प्रीशियस थिंग्स, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कीमती है, बेशकीमती हैं, कुछ एक्सपेंसिव है, महंगी हैं, तो ऑब्वियसली आप डेंजर में हो. तो वैसे ही इंडिया की सिचुएशन थी. इंडिया ने उस टाइम में जो सिचुएशन फेस की थी वो यही थी. नाउ सी, इंडिया में क्या चलना था, ट्रेडिंग होना था. ठीक है, इंडिया में सब क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे. अब ट्रेड करने की वजह से या रीज़न क्या था ट्रेड करने का, ट्रेड करने का रीज़न ये था कि इंडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी जो कहीं पे नहीं होती थी, वो थी स्पाइसेस. स्पाइसेस क्या होता है, बहुत मसाले वगैरह होना. ठीक है, स्पाइसेस के अलावा अदर चीज़ थी कॉटन, सिल्क, पेपर. पेपर मतलब काली मिर्च होता है जो सिल्क और कॉटन. इसके अलावा था क्लोव्स यानी कि लौंग, सिनेमॉन. ये सारी वो चीज़ें थी जो इंडिया में ही मिलती थी, कहीं और नहीं मिलती थी. तो यही रीज़न बना था कि सब लोग यहाँ पे आके बिज़नेस करना चाहते थे. और इस बिज़नेस के पीछे जो रीज़न था वो रीज़न क्या था, देखो, कार्डामन और सिनेमॉन जो होता है यानी कि दालचीनी, और कार्डेमॉम जो होता है वो था इलायची, पेपर काली मिर्च जो होती है, ये सब इंडिया में मिलता था. ये ब्रिटेन में नहीं मिलता था, अदर कंट्रीज़ में नहीं मिलता था. तो सब चाहते थे कि इंडिया के साथ में क्या करे, बिज़नेस करे, ट्रेडिंग करे. ट्रेडिंग हो जाता है जिसमें मल्टीपर्पज़ से बिज़नेस किया जाता है, मल्टी थिंग्स का होता है. तो ये सारे रीज़न्स की वजह से जब इंडिया में बिज़नेस की सारी बातें चल रही थी या इंडिया में ये जो प्रॉब्लम थी उसका रीज़न यही बना था. सो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इंडिया के साथ जो बिज़नेस करने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे. ठीक है, इंडिया अकेला था जिसके पास में स्पाइसेस थे. ठीक है, और इसके साथ में ट्रेडिंग होना था, सब करना चाहते थे. और ये ट्रेड करने के लिए उसके पास में कौन कौन लोग थे. सो हम ये देखेंगे, ये रहा मैप. और इन दिस मैप यू कैन सी दैट ये है इंडिया, और इंडिया के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, स्पेशली इंडिया में एक तो देखो कालीकट एक सी पोर्ट है, यहाँ सूरत में है और यहाँ मद्रास में है, यानी कि चेन्नई. प्रेजेंट टाइम में चेन्नई बोलते हैं, पहले इसको मद्रास बोला जाता था. तो ये सी पोर्ट्स हैं जो 3 मेजर सी पोर्ट्स हैं. यहाँ पे ही सारे बिज़नेस जो थे वो इंडिया के होते रहे हैं और आज भी होते हैं. सो यहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज है, लाइक ब्रिटिश है, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, अफ्रीका हो गया. ठीक है, इस साइड में आ जाता है, फ्रांस भी इधर ही आता है. ठीक है, रशिया भी इधर ही आता है. ये डचीज़, पुर्तगीज़, ये सब लोग जो थे वो सब इंडिया के साथ बिज़नेस करना चाहते थे. सो दैट वाज लाइक अ कंपटीशन एंड दैट वाज वेरी टफ कंपटीशन बिटवीन दीज कंट्रीज़ टुवर्ड्स और टू टेक द ट्रेडिंग.
बिज़नेस को लेकर के ये सब जो थी सारी कंपनीज़ जो थी ये इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो रहा था, क्योंकि हर कोई जो था वो बिज़नेस करना चाहता था इंडिया के साथ में टू गेट बेनिफिट। देखो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में एक स्पेशलिटी ये थी कि ब्रिटेन में सबसे बड़ी खासियत ये थी ना कि ब्रिटेन में जो ब्रिटेन था उसमें क्या था, सबसे बड़ा मार्केट लगता था स्पाइसेस का, तो वहाँ ये चीज़ जो थी वो बहुत चलती थी, तो ब्रिटेन बेनिफिट लेना चाहता था। अब इंडिया में ऑलरेडी क्या है, पुर्तगीज़ एस्टेब्लिश हो चुके हैं, फिर डचीज़ हो गए और दूसरे अदर जो भी बिज़नेस कंट्रीज़ थी जो ट्रेडिंग करना चाहती थी, फ्रांस से, रशिया से, ये सब भी इंडिया के साथ में जुड़ गई थी। ऐसे में ब्रिटेन को ये था, कंपटीशन इतना टफ था। अगर देखो इंटरनेशनल लेवल के बिज़नेस पे आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको नीड होती थी चीज़ों की। जैसे अगर ब्रिटेन को स्पाइसेस का मार्केट लगता था, बहुत मसालों का एक बड़ा मार्केट लगता था, तो ये मसाले अगर इसको चाहिए होते थे, अगर या तो ब्रिटेन खुद सप्लाई करे, अनदर थिंग अगर ब्रिटेन में कोई दूसरी कंपनीज़ या दूसरी कंट्रीज़ आके उसको सप्लाई करने का काम कर रही है, तो ऐसा अगर कोई करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा, बाउंड होना पड़ेगा और उसी से परचेजिंग करनी होगी, उसी से शॉपिंग करनी होगी, उसी से जो है सारे उनका बिज़नेस है, ट्रेडिंग है, वो चलेगा। तो ये सब डिपेंड करता था उस पर। दैट्स वाई ब्रिटेन ये चाहता था कि ये जो स्पाइसेस का बिज़नेस है वो सारा क्यों नहीं खुद ही अपने हाथ में ले ले, जस्ट टेक ओवर कर लेना जिसको बोलते हैं। तो वो टेक ओवर करने के लिए ज़रूरी था कि पहले वो इन सारी कंट्रीज़ को क्या करे, ओवरटेक करे। ऐसे सिचुएशंस के लिए ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने सबसे पहले जो था इंडिया के अंदर एंट्री ली। फर्स्ट थिंग, सिचुएशन को जज किया। जज करने के लिए सर थॉमस रॉ जो था, ही वॉज़ वेरी क्लोज टू क्वीन एलिज़ाबेथ, जो ब्रिटेन की क्वीन थी उसके काफ़ी क्लोज था। तो उसने सारी सिचुएशंस को जब यहाँ पे देखा कि क्या क्या करना चाहिए इंडिया में बिज़नेस एस्टेब्लिश करने के लिए और इंडिया से सारा बेनिफिट अकेले लेने के लिए, क्या उसको ज़रूरी था स्टेप्स में। फर्स्ट वॉज, सबसे पहले ये ज़रूरी था कि वो इंडिया को क्या करे, अच्छा बेनिफिट दिखाए, ठीक है। सेकंड थिंग, वो यहाँ पे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो भी क्राइसिस या ऑब्स्टेकल्स उसके लिए आ रहे हैं रास्ते में, उन सबको क्या करे, दूर करे। तो इस सिचुएशन के लिए ज़रूरी था कि यहाँ जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो अदर कंट्रीज़ बिज़नेस कर रही हैं, उन सारी अदर कंट्रीज़ को क्या कर दे, रिमूव कर दे। ऐसे सिचुएशन के लिए ब्रिटेन ने यहाँ पे अमेरिका या जो भी अदर कंट्रीज़ बिज़नेस करने के लिए आने वाली थी या जो पुर्तगीज़ जैसे पहले से थे, ऑलरेडी थे, उन सबको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये रिमूव करने के लिए उसने क्या किया था, देखो रिमूव करने के लिए इसने सबसे पहले जो सिचुएशन थी इसकी वो ये थी कि इसने जो बंगाल था उसमें सबसे पहला अपना बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, बिज़नेस स्टार्ट किया था। सो सबसे पहले बिज़नेस के लिए लेट्स सी अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। सो हियर स्टार्टेड। Now the first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651। जो हुगली रिवर का नाम है उसके पास में ही इसने अपना जो फैक्ट्री था, इंग्लिश फैक्ट्री जो था, उसका सेटअप डाला था, फर्स्ट सेटअप। एज देयर एक्सपेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी कन्विंस्ड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब इसने क्या किया था, देखो सबसे पहला स्टेप, इससे सबसे पहले वीक पॉइंट देखा था। वीक पॉइंट क्या था, वीक पॉइंट ये था कि उस टाइम में इंडिया में, जो इंडिया था उस पूरे इंडिया में ऐसा था कि सिर्फ वेस्ट बंगाल का पोर्शन जो था वो मुगल्स के अंडर में था, क्योंकि मुगल्स पूरे वीक हो चुके थे और अदर जो एरिया था उसमें सारा मराठास का राज चल रहा था। मराठास के रहते हुए कोई और आ नहीं सकता, और मराठास का सिल्क का और उन सब के साथ जो चाइनीज़ कंपनी थी उनके साथ अच्छा बिज़नेस चल रहा था, तो मराठास उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो मराठास ने कभी ब्रिटिशर्स को इतना बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड हो रखे हैं, जिनके साथ अच्छा खासा बिज़नेस सेटलमेंट चल रहा है, वो सारी कंट्रीज़ को वो बेनिफिट दे रही थी उनको, तो उनको ये प्रमोट करने का किया था। तो मुगल्स के पास में सबसे पहले ब्रिटिशर्स जाते हैं मुगल्स के पास में।
मुगल्स में भी सबसे पहले उनकी जो मीटिंग होती वो होती है जहांगीर से हो गई थी, मैंने आपको बताया था, उसने एंट्री दे दी थी इंडिया में। और अब औरंगजेब जो होगा वो उसको पहली एस्टेब्लिशमेंट करने की एंट्री देगा, यानी कि वो क्या करते हैं, औरंगजेब से एक ऑर्डर मांगते हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मांगने से भी पहले इन्होंने एक काम कर दिया था। ये काम ये था कि वो यहाँ एस्टेब्लिश होना चाहते थे। एस्टेब्लिश होने के लिए ज़रूरी है, देखो आप कोई बिज़नेस डालने जा रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप वहाँ बिज़नेस की श्योरिटी कर लो कि दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बिज़नेस जो रहेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला होगा। अब वो फ़ायदा देने के लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो सिचुएशंस हैं, वहाँ जो रिलेशंस हैं वो आप अपने पहले से अच्छे कर लो। दैट्स वाई इसने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे मुगल्स में क्या था, देखो औरंगजेब जो था उसने क्या किया था, वो मेन किंग था, लेकिन यहाँ कुछ लोकल रूलर्स भी उसने अपॉइंट कर रखे थे एज मॉनिटर। लोकल रूलर्स या किंग जो होते हैं वो उसने अपॉइंट कर रखे थे, जो उसके छोटे छोटे लोकल एरियाज़ को रूल करने का, गवर्निंग करने का काम करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ औरंगजेब। सो दैट्स वाई ये बिज़नेस एस्टेब्लिश करने का जो इसका ब्रिटिशर्स का प्लान था, इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब लोकल रूलर्स में भी यहाँ इसने अपॉइंट कर रखे थे कुछ ज़मींदार जो काम करते थे किसके बिहाफ पे या किसके इशारे पे, औरंगजेब के। तो ब्रिटिशर्स का पहला जो अटैक रहा या ब्रिटिशर्स का जो पहला टारगेट बना था वो बना था ब्रिटिशर्स का ज़मींदार। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ज़मींदार को ब्राइब दिया। ब्राइब मतलब रिश्वत देना, लालच दिया। ये देखो औरंगजेब को ब्रेक डाउन करने की स्टार्टिंग है कि कैसे उसके छोटे छोटे ज़मींदारों को उसने लालच दिया ब्रिटिशर्स ने, ऐसा कि हम अगर बिज़नेस करेंगे तो तुम हमें अपना सारा बिज़नेस हमको ही देना, तो हम तुम्हें बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। ठीक है, अब वो बेनिफिट इकोनॉमिकली ही होगा या समटाइम्स पॉलिटिकली भी हो सकता है। एंड उसने मुगल्स को एक और ब्रिटिशर्स ने एक तो इकोनॉमिकली इन लोगों को ख़रीद लिया था, दूसरा ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकली जो प्रोटेक्शन होता है, पॉलिटिकल, देखो इकोनॉमिकली तो स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, इन्होंने कहा था हम आपको पर्टिकुलर रेंट देंगे, जो रेंट आपको दिया जाना चाहिए, हम मार्केट बना लें यहाँ पे, हम आपको रेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको इनकम टैक्स सारा सब कुछ देंगे। ये बोल के तो उन्होंने एंट्री ली थी इंडिया में। अब उन्होंने पॉलिटिकली कहा था कि वी विल प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर अटैकर्स और राजपूत्स और मराठास, इन सब से हम आपको क्या करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी अटैकर्स आ रहे हैं उनसे हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, आपको सेफ़ रखेंगे। वी हैव मैनी काइंड्स ऑफ एडवांस वेपन्स एंड गन्स। उस टाइम में गन वगैरह इंडिया में नहीं थी, इतने एडवांस वेपन नहीं थे, ये सब ब्रिटिशर्स ही लाए थे। तो ब्रिटिशर्स ने जब ये चीज़ देख ली थी कि हमने इकोनॉमिकली इनको ख़रीद लिया है, ना पॉलिटिकली भी हम कर चुके हैं, अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया था, अब देखो औरंगजेब तक बात जाती है, तो औरंगजेब से उन्होंने एक फ़ेवर लिया, औरंगजेब से फ़ेवर ये लिया टू प्रोवाइड अ ड्यूटी फ्री, देखो यहाँ पे औरंगजेब से उन्होंने लिया था एक राइट, एक हक लिया था, जिसमें उन्होंने एक फरमान होता है ऑर्डर, उर्दू लैंग्वेज में दैट इज़ कॉल्ड फरमान। तो ऑर्डर उन्होंने एक अप्लाई करवाया था, एक फ़रमान जारी करवाया था। उस फरमान में ये था कि कंपनी को हक होगा बिज़नेस करने का ड्यूटी फ्री, यानी कि अब उन्हें कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं देने होंगे यहाँ आने का, एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का, यहाँ आने का, रहने का, यहाँ से जो प्रोडक्शन वो लेकर जा रहे हैं ब्रिटेन वहाँ ले जाने का, ऐसा कुछ भी उनको नहीं करना होगा। सो दैट फरमान वॉज अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर। फरमान क्या होता है, एक रॉयल ऑर्डर होता है जो एक किंग दे देता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ऑर्डर निकाल दिया था, पूरा कंट्री लेवल पे था ये ऑर्डर। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, कंट्री लेवल पे अगर कोई ऑर्डर निकल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल रही है, पार्लियामेंट सिस्टम से अगर वो बिल पास हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल एक्ट। वो क्या हो जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अटैच कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फरमान बोला जाएगा उसे। So that the company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges.
अब कंपनी क्या कर रही थी, बहुत सारे कंसेशंस लेने की कोशिश कर रही थी। कंसेशंस क्या होता है, डिस्काउंट्स लेना, ठीक है, बेनिफिट्स लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ों में छूट लेना, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी फ्री को तो ले ही लिया, दूसरा जो टैक्सेस वगैरह हैं उन सबको भी वो फ्री करना चाहते थे ना। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब उन्होंने कंपनी को हक मिल चुका था औरंगजेब के फरमान से कि उन्हें बिजनेस है ड्यूटी फ्री करने का, ट्रेड करने का। नाउ कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन दिस साइड, अब कंपनी ने क्या कर लिया था, खुद का प्राइवेट बिजनेस शुरू कर दिया था। अच्छा, ये ड्यूटी फ्री वाला जब उन्होंने ट्रेडिंग लिया था ना, उसके बाद में एक मेन रीज़न ये भी था कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी यहाँ एक और काम कर रही है, खुद की ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्चुअल कंपनी है प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको एस्टेब्लिश करने का काम करेगी। क्या करेगी, एस्टेब्लिश करने का। अब कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश हो रही है, मीन्स वो खुद की फैक्ट्री डाल रही है, और ये फैक्ट्री डालने के बाद में वो क्या करती है कंपनी, जो छोटे छोटे बिज़नेस होते हैं, जो स्मॉल लेवल के होते हैं, जो अदर बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, उन सबको फोर्स किया कि आप अपना बिज़नेस, अपनी फैक्ट्रीज़, अपने शॉप्स, अपने शोरूम्स, जो भी आपको बिज़नेस करना है वो सारे आपको सराउंडिंग इसी फैक्ट्री के चारों तरफ लगाने हैं। जिससे ये काम किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फैक्ट्री के ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या उसके क्लोज में रहेगा। सो दैट वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर द कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। Now see, local boats bring goods from ships in Madras painted by William Simpson। 1867 की ये पेंटिंग है जो जिसको विलियम सिम्पसन ने पेंट किया है। इसमें शो कर रहा है कि कैसे जो लोकल बोट्स हैं वो क्या करती हैं। देखो ये सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो एस्टेब्लिश की गई है यहाँ पे पोर्ट पे, दैट इज़ कॉल्ड द सी पोर्ट, जहाँ पे बिज़नेस होता है सी, एंड दैट इज़ द पोर्ट, जो एक पर्टिकुलर आइलैंड पे इसको बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया जाता था, फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ डाली जाती थी। तो ये शिप से क्या होगा, बोट से या इन शिप से बिज़नेस जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब यहाँ से बाहर स्टॉक जो है भेजा जाएगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। नाउ हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब देखो ट्रेड बैटल्स में कैसे चेंज हो गया, कैसे बिज़नेस करते करते वो लोग बैटल करने पे आ गए। बैटल होता है क्या, वॉर, लड़ाई, युद्ध। तो इन सब में कैसे वो कन्वर्ट हो गया था, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई थी औरंगजेब की डेथ के बाद में। द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Ali Vardi Khan, then सिराजुद्दौला। ये सारे देखो नवाब ऑफ बंगाल। एक्चुअली देखो किंग जो होते हैं ना सब अलग अलग रीजनल एरियाज़ में या रीजनल जो इफेक्टेड होते हैं उनमें मैटर करता है। जैसे अगर जोधपुर या राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान के जितने भी किंग्स रहे हैं, रूलर्स रहे हैं, उनको हमेशा कहा जाता है राजा। क्या बोला जाता था, राजा कहा जाता था, और यानी कि किंग। और जो जोधपुर है, मारवाड़, राजस्थान में भी जो मारवाड़ रीजन है, मारवाड़ रीजन में क्या बोला जाता है, महाराजा। जोधपुर के राजा कभी नहीं बोला जाएगा, जोधपुर के महाराजा बोला जाता है। बीकानेर के भी महाराजा बोला जाता है। बट बीकानेर और नागौर साइड में स्पेशली रिमेंबर दिस थिंग, वहाँ के महाराजा भी नहीं होंगे, वहाँ में राव बोला जाता था। वहाँ पे क्या बोला जाता था, वहाँ के किंग्स को राव बोला जाता था, ठीक है। और जो उदयपुर साइड में यानी कि मेवाड़ रीजन आ जाता है, वहाँ के किंग्स को क्या बोला जाता है, राणा। दैट इज़ द सिंबल, एक टैग बोल सकते हैं आप उनको, एक टाइटल मिलता था उनको इस ये नाम का। तो यही बोला जाता था, राणा प्रताप, राणा सांगा, ठीक है, उदय सिंह राणा, ये राणा बोला जाता था। और जोधपुर में क्या हो गया, जैसे राजा उमेद सिंह, राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा अजीत सिंह, तो ये सब बोला जाता है। जैसे राव हो गया, तो ये सब अलग अलग रीजन में किंग को अलग अलग बोला जाता था। वैसे ही इस्लामिक रिलीजन में जो किंग्स होते थे दैट वाज कॉल्ड नवाब, उनको क्या कहा जाता था, नवाब कहा जाता था। वैसे बेसिकली बादशाह कहा जाता था उनको,
बट जो बादशाह उसको बोलते हैं जिसका पूरी कंट्री पे एक अकेले का राज चलता हो। यहाँ नवाब मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंस के लिए भी बोला जाता है, जो राजकुमार होते हैं उनके लिए। बंगाल में बहुत सारे नवाब हुए थे जो मुग़ल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अलीवर्दी खान थे, मुर्शिद कुली खान एंड सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ दैम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये जो थे उनमें से सिर्फ कुछ जो बहुत सारे रूलर्स रहे थे उनमें से कुछ जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे। दे रिफ्यूज़ टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। उन्होंने क्या कर दिया था, कंपनी को मना कर दिया था कि इस चीज़ का किसी भी तरह के कंसेशन को देने का। नाउ कंपनीज राइट टू ट्रेड डिनाइड। अब कंपनी के पास हक था किस चीज़ का, डिनाइड करने का, मना करने का। इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड आयरन एक्सटेंडिंग the fortifications accusing the company or deceit. They claimed the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue. अब कंपनी को क्या करना पड़ रहा था, बंगाल की गवर्नमेंट को, क्योंकि देखो औरंगजेब ने ड्यूटी फ्री का कहा था, बाकी किसी ने तो नहीं कहा था, बाकी लोगों ने तो मना कर दिया था दूसरे कंसेशंस देने से। तो इनको बहुत ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ रही थी, रेवेन्यू यानी कि टैक्स पे करने पड़ रहे थे। सो अंडरमाइनिंग द authority of the Nawab, it was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया था, उनसे देखो टैक्स उन्होंने कहा हम पे नहीं करेंगे, जबकि वो खुद यहाँ आके बिजनेस कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, टैक्स वी आर नॉट पेइंग द टैक्स टू यू, but now you have to pay the tax to us because of we will provide you the protection, so that's why we have to you have to pay to us. अब आपको क्या होना, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो बाद में नवाब हुए थे उन्होंने सबने मना कर दिया था। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत ही ह्यूमिलिएट किया, काफ़ी इंसल्ट किया, ऑफिशियली भी उनको काफ़ी बुरा भला कहा था। और वो उनकी डिसरेस्पेक्ट जो थे वो क्या करते थे, जिससे वो एंग्री होके या फ्रस्ट्रेट होके ब्रिटिशर्स की बातें मान ले। ये स्टार्टिंग हो रही है, देखो ब्रिटिशर्स का डोमिनेटिंग नेचर हो रहा है। डोमिनेटिंग नेचर होता है प्रेस्टराइज करना, सामने जो भी आपके है आप उसको फोर्सफुली कह रहे हो, नो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू लाइक दिस, आपको ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ये करना है, वो करना है। ये ऐसा फोर्सफुली वो प्रेशर डाल रहे थे किस पे, इंडियंस पे। पहले इंडिया के किंग्स पे डाल रहे थे। ये स्टार्टअप है, अगर मुगल्स के जो नवाब थे उनको पता थी ये बातें, इसलिए उन्होंने कंसेशन देने से मना कर दिया था। ऑब्वियसली वो जहाँ इंडिया में रह रहे हैं, जब उन्होंने इंडियंस को किसी तरह का कंसेशन नहीं दिया तो वो बाहर आउटर्स जो भी आ रहे हैं उनको क्या देंगे। तो ये फोर्सफुली उनको प्रेशर किया जा रहा था और यही गलती थी कि यहीं पे कुछ लोग जो होंगे वो झुक जाएंगे। सो दैट्स वाई ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे ऑक्यूपेशन इंडिया पे होने लग जाता है। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।